जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो जो बच्चे अभी थोड़ा लेट हैं, सो वेलकम देम ऑल टू द क्लास। अच्छा, एक तो बेटा जमशेद, आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लें क्योंकि वो आपकी ओके आवाज़। सर। हाँ जी, माइक प्लीज सारे बच्चे म्यूट रखें। और जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछना हो बेटा, उसका एक स्टैंडर्ड सा तरीका यही रख लें कि मैसेज विंडो के अंदर यहाँ पे you can ask you need to ask a question। यहाँ पे आप अपनी मैसेज विंडो के अंदर ये टाइप कर दें। सो आई विल इनवाइट द स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं उसी स्टूडेंट को फिर खुद इनवाइट करके क्वेश्चन के लिए उसको रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्वेश्चन कर लें। सो माइक भी अपने सारे म्यूट रखा करें। मैसेज विंडो के अंदर जस्ट टाइप द मैसेज जिसमें आप ये बता दें कि आपने क्वेश्चन पूछना है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी जी बच्चों, अब मिड टर्म्स के बाद दिस इज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर। सो लेट्स सी कि आज हम लोगों ने क्या स्टडी करना है। सो यहाँ पे हमारी दिस इज अच्छा जी, मिड के बाद अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो तो मिड से पहले थोड़ा सा जरा रिकनेक्ट कर लें कि हम कहाँ पे थे, हमने कितना पढ़ लिया हुआ था। सो बिफोर मिड वी हैड कवर्ड टू मेजर टॉपिक्स, ठीक है। उसमें से एक्सक्यूज मी, एक तो था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल के साथ देखा था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, और स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली हमने यूज केसेस को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, स्टडी किया था। यूज केस के फॉर्मेट्स को देखा था, यूज केस की टाइप्स को देखा था। एंड वी स्टडीड अबाउट ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स, और एक्सक्लूसिवली यूज केसेस को हमने ज्यादा डेप्थ के अंदर स्टडी किया था। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर भी हम लोगों ने एनालिसिस को इन जनरल स्टडी किया था, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। और इस ये जो हमारा सेक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का, उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट या जो आउटपुट था दैट वाज डोमेन मॉडल, ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम बोलते हैं। एंड आफ्टर कवरिंग दीज टू टॉपिक्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, वी मूव्ड ऑन टू द डिजाइन। अच्छा, अब मिड से पहले हमने डिजाइन को थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे और फिर थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखा था। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइन था, इसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिजाइन देखे थे। हमने स्टडी किया कि जी हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिजाइन क्या होता है, और फिर वी एग्रीड कि फॉर नाउ कि अभी कुछ अर्सा हम लोग ऑब्जेक्ट डिजाइन या क्लास डिजाइन को फोकस करेंगे। सो इन दैट पर्सपेक्टिव हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिजाइन को स्टडी करने के लिए हमने क्लास डिजाइन प्रिंसिपल्स को भी स्टडी किया था। और ये जो क्लास डिजाइन प्रिंसिपल्स थे, क्लास डिजाइन प्रिंसिपल का मतलब क्या कि वो डिजाइन प्रिंसिपल्स जो क्लासेस को बनाते वक्त हमें जिनका ख्याल रखना है, जिनको हमने फॉलो करना है। सो द क्लास डिजाइन प्रिंसिपल्स जिसको हमने स्टडी किया था दैट वाज सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल। और जो सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स है, आई होप एंड आई विश कि सारे बच्चों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा क्विकली सिर्फ नामों की हद तक देखें तो जरा मुझे बताएं, वलीद, कोई किसी एक डिजाइन प्रिंसिपल का नाम बताएं बेटा। आप लोगों ने बताना, मैं वन बाय वन खुद से नाम लेता हूँ। जी वलीद बेटा, कोई एक डिजाइन प्रिंसिपल का नाम बताएं। जी सर, हमारे पास एक आपकी वलीद की सर आवाज ओपन डेवलप प्रिंसिपल। वलीद की आवाज ठीक नहीं है। अब्दुल रहमान बेटा, आप किसी एक डिजाइन प्रिंसिपल का नाम बताइए।
सब्स्टिट्यूशन था जी और जी। एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हाँ, डिपेंडेंस। ओपन क्लोज सर। ओपन क्लोज प्रिंसिपल था। और जी सर। अब्दुल रहमान, सर अब्दुल रहमान कहाँ पे है? LSP। अब्दुल सर आकिब कहाँ? LSP था कोई। हाँ जी, एलएसपी स्टैंड्स फॉर, एलएसपी स्टैंड्स फॉर Cost substitution method. लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। था, बिल्कुल ठीक। हाँ जी डिपेंडेंस जी, फॉरन बेटा आप भी, यू आल्सो डिजाइन था, ओपन क्लोज था और इंटरफेस सेग्रीगेशन था। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। चलें, बिल्कुल ठीक है। आज वलीद की तरफ से कुछ आवाज में प्रॉब्लम था, थोड़ी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, या आवाज आपकी बिल्कुल? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से अब आ गया। चलें जी, अब माइक की तरफ अपने क्लोज कर लें। सो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल थे। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हाँ प्रिंसिपल। जी, वलीद बेटा आपकी माइक की आवाज ठीक नहीं है, तो आप जरा इसको म्यूट रखें। मैं आपको क्विकली से सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स के जो नाम थे वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो डिजाइन प्रिंसिपल था, दैट वाज सिंगल रिस्पांसिबिलिटी डिपेंडेंसी प्रिंसिपल, इन्वर्जन प्रिंसिपल। and O stands for open close principle, L stands for Liskov substitution principle, I stands for interface segregation principle, and D stands for dependency inversion principle. So ये जो हमारे ये जो इंट्रोडक्शन टू डिजाइन वाला टॉपिक है अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हमने कवर किया है, दैट इज सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल जो है उसको हमने वन बाय वन डिटेल के साथ देखा था। सो उसके ऊपर हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, और बार बार हम उनको किसी ना किसी हवाले से रेफर करते रहेंगे। सो आई सजेस्ट कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स को जरा सही तरीके से नहीं पढ़ा, वो उसको साथ साथ रिवाइज करते रहे, क्योंकि इनको बार बार हम रेफर करेंगे। आगे चल के कुछ लेक्चर्स के बाद ही हम डिजाइन पैटर्न्स पे चले जाएंगे। तो डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर भी ऑब्वियसली जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर वापस हम बार बार सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल्स को, ये डिजाइन प्रिंसिपल्स को रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन डिजाइन प्रिंसिपल्स का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नो जी, व्हाट अबाउट टुडे? जो आज का हमारा एक लेक्चर है, या जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज अ डिजाइन केस स्टडी, ठीक है। अब ये जो डिजाइन केस स्टडी है, इसका मकसद क्या था? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बड़े सिंपल से हैं। इस डिजाइन केस स्टडी को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमें अंदाजा हो कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर एक्सटेंडेबल डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, या एक आसानी के साथ मॉडिफाइबल डिजाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल डिजाइन। सो एक सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के अंदर डिजाइन एक्सटेंसिबिलिटी या डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, हम थोड़ा सा उसको इस केस स्टडी में समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे उस वक्त भी बात हुई कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब ये तो दिस इज अ फैक्ट कि रिक्वायरमेंट्स ने चेंज होना है। अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो उसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर चेंज होगा। अगर सॉफ्टवेयर चेंज होना है तो उसका मतलब है कि उसका डिजाइन चेंज होगा। सो ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर somehow directly affect the design of the software. So requirements चेंज होती रहती हैं, उसके बदले में सॉफ्टवेयर ने चेंज होना है, और सॉफ्टवेयर ने चेंज होना है तो डेफिनेटली उसके डिजाइन को हमने मॉडिफाई करना है। सो देयर मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, फिर जो तीसरा आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये कि देखिए, आपके पास नई रिक्वायरमेंट्स आई या रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, उसके रिजल्ट में आपने डिजाइन को चेंज करना है। अब जो चेंज ऑफ डिजाइन है या जो मॉडिफिकेशन ऑफ डिजाइन है, फॉर दैट रीजन
आपको यू हैव टू थिंक ऑफ सर्टेन डिजाइन सॉल्यूशंस। अब डिजाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कैसे करना है? एक तो डिजाइन सॉल्यूशन आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसके हिसाब से आप कोई डिजाइन को डिसाइड करें या कोई डिजाइन सॉल्यूशन के बारे में सोचें। दूसरा, अगर आपको आपके अपने पास किसी सिचुएशन के अंदर कोई अच्छा डिजाइन सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा, या आपको उसकी आपको अवेलेबल कोई मतलब आपके पास रेडीली उस सिचुएशन को डील करने के लिए अच्छा डिजाइन सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप डिजाइन पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद डिजाइन प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली उन डिजाइन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आपने डिजाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं। अगर डिजाइन सॉल्यूशन आपके खुद के पास कोई अच्छा डिजाइन सॉल्यूशन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फिर यू कैन टेक हेल्प ऑफ द डिजाइन पैटर्न्स। तो थोड़ा सा हम इसको भी देखेंगे डिजाइन पैटर्न्स। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिजाइन पैटर्न्स विल बी द मेन टॉपिक फॉर नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। हम डिजाइन पैटर्न्स को ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो आज हम डिजाइन पैटर्न्स के टॉपिक पे मूव करने से पहले एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। सो जल्दी से क्विकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस स्टडी क्या है? हमें इस केस स्टडी से समझ लगेगी कि भाई अगर हमने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, तो डिजाइन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिजाइन के अंदर एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। फिर हमें ये पता चलेगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, और अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो डेफिनेटली उसके बदले में सॉफ्टवेयर ने चेंज होना है, और सॉफ्टवेयर ने अगर चेंज होना है तो इसका मतलब है कि डिजाइन उसका मॉडिफाई होगा। अच्छा, फिर whenever we have to change the design of the software, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? Definitely हमें we confront with design problems। तो उन डिजाइन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, उन डिजाइन सॉल्यूशंस को बनाते वक्त हम किस तरह डिजाइन पैटर्न्स की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमें उसकी भी आ जाएगी। सो अब ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी क्या है? केस स्टडी कुछ इस तरह से है बच्चों कि सपोज कर लें कि एक दरमियाने साइज की देयर इज अ मीडियम स्केल सॉफ्टवेयर कंपनी जो एक्सक्लूसिवली क्या करती है, दैट क्रिएट्स सॉफ्टवेयर गेम्स। और फॉर दिस केस स्टडी हम उनकी एक गेम के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, दैट इज सिम यू डक। अच्छा, उस गेम का नाम सिम यू डक है, और एक्चुअली ये क्या है? ये एक डक सिमुलेशन गेम है। सो फिलहाल इस केस स्टडी के अंदर हम एक मीडियम साइज सॉफ्टवेयर कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर गेम्स के ऊपर काम करती है, और इस पर्टिकुलर केस स्टडी के लिए हम एक गेम को फोकस करेंगे, दैट इज सिम यू डक। और ये जो सिम यू डक गेम है इस कंपनी की, दैट इज एक्सक्लूसिवली डक सिमुलेशन गेम। और सिमुलेशन क्या होता है बच्चों? कि रियलिटी में जैसे चीजें हो रही होती हैं, आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर या गेम के अंदर बिल्कुल उसी तरह से आप उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इट्स अ डक सिमुलेशन गेम, और गेम का नाम है सिम यू डक। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें या थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो देयर आर many species of ducks। इस गेम के अंदर होना क्या है कि इन सारी गेम्स, ये जो सारी डक्स हैं, जितने भी डक्स हैं, इनको गेम के अंदर सिमुलेट करना है। अच्छा, अब डक्स जो है, डक्स की मोर देन 100 स्पीशीज हैं, अराउंड 130 140 जो नोन है, माइट भी इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इवन 100+ स्पीशीज इज क्वाइट अ नंबर। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो डक्स हैं उसकी नेचुरल डक्स की बात हो रही है कि जो जितनी भी नेचुरल डक्स हैं, देयर आर मोर देन 100, एक्चुअली नियर टू 150 टाइप्स ऑफ डक्स। सो अब इस कंपनी के अंदर, ये जो कंपनी है, इसके अंदर एक सीनियर प्रोग्रामर है जिसका नाम है जोई। जोई जो है उसके साथ कुछ जूनियर प्रोग्रामर्स भी अटैच्ड है। सो दे आर वर्किंग इन अ टीम। जोई को हम बार बार रेफर करेंगे। ये जो जोई है, हियर यू कैन सी
Joey is basically a senior programmer who is leading a small team. और अभी फिलहाल जो करंट इसका वर्जन चल रहा है SimUDuck का, मीन्स तो अभी इन्होंने इस डक सिमुलेशन गेम के अंदर कैपेबिलिटी डाली हुई है, वो ये कि डक्स स्विम कर सकती हैं और डक्स क्वैक कर सकती हैं. So you choose a type of duck and then you can see how it looks कि duck दिखती कैसे है, ये duck swim कैसे करती है और quack कैसे करती है. अच्छा, quack का मतलब क्या होता है? duck का जो बोलना है उसको quack बोलते हैं, ठीक है. So इस गेम के अंदर अभी फिलहाल ये दो मेन कैपेबिलिटीज हैं. ducks can swim and ducks can quack. And obviously, ducks are visible, ducks can be seen. So definitely, तो फिर इसके अंदर जो गेम के अंदर capability है, that's of swimming, quacking, and displaying a duck on the screen. अच्छा, अब जो यहाँ पे जो word use किया गया है, that is programmer. Programmer on purpose use किया गया है कि जो programmers होते हैं, normally they are more लैंग्वेज स्पेसिफिक. मतलब ये कि जो प्रोग्रामर होता है नॉर्मली दे थिंक मोर इन प्रोग्रामिंग सेंस, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ज्यादातर उनकी जो थिंकिंग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो वर्ड है प्रोग्रामर का वो जानबूझ के ऐड किया गया. जोई इज अ प्रोग्रामर, ही इज अ सीनियर प्रोग्रामर. सो अब जो जोई ने, चूंकि ये वो सीनियर है, तो उसने जो क्लास डिजाइन इनिशियली बनाया है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है. अच्छा, अब ये जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, जरा मुझे कौन बताएगा? ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये वाली डायग्राम, ये कौन सी डायग्राम है इस क्लास का? इस डायग्राम का नाम क्या है, किसी को पता है? ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है? सर यूज केस डायग्राम. यस, यूज केस डायग्राम है, लेकिन इसका एक बड़ा, हाँ, इसका यूज केस डायग्राम तो बहुत जेनेरिक नेम है ना. इसका असल में जो नाम है दैट इज यूज केस क्लास डायग्राम. ये क्लास डायग्राम है. अच्छा, क्लास डायग्राम में क्या होता है? क्लास डायग्राम के अंदर आप क्लासेस को दिखाते हैं, उनके डेटा मेंबर्स को, उनके मेंबर फंक्शंस को, और क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं. सो ये जो सामने आपके डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज अ यूज केस क्लास डायग्राम. तो यूज केस डायग्राम बोलना बेटा वो काफी नहीं है. यूज केस के अंदर कोई 12 से 13 कम से कम डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं. सो यू हैव टू स्पेसिफिकली नेम द डायग्राम. तो ये जो डायग्राम है ये क्लास डायग्राम है. तो इस क्लास डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक क्लास है, दैट इज, उसका नाम क्या है? डक. और इसके अंदर ये मेथड्स है, क्वैक मेथड है, स्विम मेथड है और डिस्प्ले का मेथड है. अच्छा, अब ये जो डक क्लास है, दिस डक क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है जी? जल्दी से बताइए, आपको पहले बहुत दफा बताया होगा. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Have at least one abstract function. शाबाश. ये कौन है? अपना नाम बताया करो जो बोलता है. आकिब. आकिब ने बिल्कुल ठीक बताया थी. ऐसी क्लास जिसके अंदर कम अज कम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं. आपको और बच्चा बताए कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है? सर जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो. एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बेटा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डेफिनेशन नहीं होती है. मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप इधर देखें, ये अगर आपकी क्लास है, क्लास ABC, ठीक है,
और अगर इसको C++ के सिंटैक्स के ही सेंस में देखें तो यहां पे आप एक फंक्शन बना दें, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर कुछ और दूसरे फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, और डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फन है, दिस फंक्शन, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो एबीसी क्लास है इसके अंदर मिसाल के तौर पे और भी कई सारे मेंबर फंक्शन हैं, उनमें से एक मेंबर फंक्शन ये फन के नाम से है। मैं चाह रहा हूं कि भाई जो फन है मैं इसकी यहां पे सिर्फ प्रोटोटाइप दे दूं इस क्लास के डेफिनेशन के अंदर, और फंक्शन की डेफिनेशन ना दूं। नॉर्मली C++ में डेफिनेशन कैसे होती है, और मतलब C++ के अंदर डेफिनेशन फंक्शन की इसी तरह से होती है, आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। सो C++ के अंदर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो मेंबर फंक्शन है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अच्छा, जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यहां पे लगाएंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि प्रोग्रामर इस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे रहा। सो अगर मैंने यहां पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फन को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद क्लास से बाहर मैं इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। सो ये एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड एक्चुअली कंपाइलर को यही इंस्ट्रक्शन देता है कि लुक, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, यू मतलब आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इट्स डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, सो यहां पे कोई भी ऐसी क्लास जिसके अंदर कम अज कम एक फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो डक क्लास है, इट्स अ पेरेंट क्लास, इट्स अ बेस क्लास। इसके अंदर क्वैक और स्विम नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, जबकि डिस्प्ले एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। अच्छा, नीचे जो आपको ये नजर आ रही है मैलर्ड डक, इट्स अ चाइल्ड क्लास ऑफ डक। रेड हेड डक, it's again a child class of duck class. So there are many types, जिससे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि भाई बहुत सारी डक्स हैं, ऑलमोस्ट 150 के करीब डक की ब्रीड्स या स्पीशीज हैं। सो एवरी डक इज बेसिकली, अब ये आपको नजर आ रहा है पिंक ईयर डक है, इट्स अ डक। न्यूजीलैंड, ठीक है, रेडी डक है, इट्स अ डक। सो जितनी भी टाइप्स हैं, स्पीशीज हैं, दे आर ऑल डक्स। तो इन दैट सेंस ये जितनी भी आपको चाइल्ड डक्स नजर आ रही हैं, दे आर ऑल डक्स। सो ये जितनी भी आपके पास चाइल्ड डक क्लासेस होंगी, दे विल बी इनहेरिटिंग दिस बेस क्लास, जिसका हमने नाम रख दिया डक। और इस डक क्लास के अंदर दो फंक्शंस क्वैक और स्विम के नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन डक क्लास के अंदर दी होगी। डिस्प्ले फंक्शन जो है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अच्छा, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया? इसको एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाया कि भाई गेम बनाते वक्त अभी मेरे दिमाग में सिर्फ 10 तरह की डक्स हैं, आने वाले टाइम में इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डक्स हो सकती हैं, मतलब कोई 50 और डक्स ऐड हो सकती हैं। अब हर डक किस तरह से, जितनी भी नेचुरल डक्स हैं, ये याद रखें कि जितनी भी नेचुरल डक्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से स्विम करती हैं,
वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके से बोलती हैं, मतलब क्वैक करती हैं। सो ये जो बिहेवियर है, ये जो कॉमन बिहेवियर है, ये तो हम डक क्लास के अंदर, इस बेस क्लास के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले का जो डिस्प्ले का फंक्शन है, उसको हम बेस क्लास में इनको डिफाइन नहीं कर रहे। वजह क्या है भाई? मैलर डक डिफरेंट नजर आती है, रेड हेड डक डिफरेंट नजर आती है। अगर आप इसको देखें, ये जो सारी डक्स हैं, दे लुक ऑल डिफरेंट। सो अब जो बेस डक क्लास के अंदर क्लियरली यू कैन सी कि हर डक जो है, जो डिफरेंट स्पीशीज है डक्स की, दे लुक डिफरेंट। सो ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है, ये मैं बेस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। वजह वही है कि भाई हर डक क्लास जो है, हर चाइल्ड डक क्लास डिफरेंट नजर आती है। सो आई कैन नॉट इंप्लीमेंट, आई कैन नॉट एंटिसिपेट कि भाई हर डक किस तरह से। ये तो इंतहाई एक स्टूपिड आइडिया होगा, या इट विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया कि हम स्विम डिस्प्ले का फंक्शन डक क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करें या उसकी डेफिनेशन दें, जब हमें यही अभी नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर हमने कितनी डक्स यहाँ पे शामिल करनी है। सो एवरी डक लुक्स डिफरेंट, तो इसलिए डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे, और हर चाइल्ड क्लास जो है डिस्प्ले के फंक्शन की डेफिनेशन खुद प्रोवाइड करेगी बाय ओवरराइडिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। सो एनीहाउ, जोई जो है उसने ये एक सिंपल सा डिजाइन बना लिया अपने इस करंट गेम के लिए। उसने एक बेस क्लास बनाई जिसका नाम उसने डक रख दिया, और फिर उसने फिलहाल नीचे चाइल्ड डक्स बना रहे। अभी फिर करंटली समझ लें कि उसने कोई 10-15 डक्स, जो डक चाइल्ड डक क्लासेस है वो ऐड कर ली। ठीक है, टाइम के साथ साथ इसमें वो और भी ऐड करते रहेंगे। मैलर डक है, तो डक के अंदर दो फंक्शंस नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं, एक फंक्शन डिस्प्ले का एब्स्ट्रैक्ट है। हर चाइल्ड क्लास जो है वो इस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड करेगी और इसकी डेफिनेशन खुद प्रोवाइड करेगी। सो एवरी चाइल्ड डक इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। तो हर चाइल्ड क्लास खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी कि उसने स्क्रीन पे कैसे अपने आप को डिस्प्ले करना है। सो इट्स अ सिंपल डिजाइन जो जोई ने बनाया। और ऑब्वियसली चूंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि जोई एक प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामर बेसिकली जो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके अंदर रहते हुए ज्यादा सोचता है। अच्छा, नो अब इशू ये है कि जो कंपनी, जिस कंपनी में जोई जॉब कर रहा है, उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर्स हैं। प्रेशर्स क्या? प्रेशर ये है कि भाई मार्केट में और लोग भी हैं, दूसरी कंपनीज भी हैं जो शायद इससे मिलती जुलती गेम्स बना रही हैं, और इस वजह से जाहिर है अगर एक ही चीज को 2, 4, 5 लोग बना रहे हों, डिफरेंट वेंडर्स एक ही चीज बना रहे हों, तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर दौड़ किस बात की होती है? फीचर्स की, कि भाई किसकी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इनोवेटिव फीचर हैं, ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसके ऊपर कुछ मतलब प्रेशर है कि आप अपनी सिम यू डक जो है, मतलब आपको भी याद होगा ना कि जो हम जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम सिम यू डक है, मींस इट्स अ डक सिमुलेशन गेम। कंपनी चाहती है, मैनेजमेंट चाहती है कि इसके अंदर कुछ हम नए से नए फीचर्स ऐड करते रहें ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके दिल में हमारी गेम की अट्रैक्शन मेंटेन रहनी चाहिए। सो देयर इज अ प्रेशर फॉर इनोवेटिव फीचर्स। तो इसलिए एक्सक्यूज मी बच्चों। अच्छा, तो अब मैनेजमेंट अगली चीज ये सोचती है कि भाई अभी तक जो उन्होंने डक सिमुलेशन गेम बनाई हुई है उसके अंदर डक्स क्वैक कर सकती हैं और डक्स स्विम कर सकती हैं और डक्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जा सकता है। सो नाउ दे वांट एन एक्स्ट्रा बिहेवियर इन द डक्स एंड दैट इज दे वांट डक्स टू फ्लाई। वो चाहते हैं कि डक्स जो है वो फ्लाई भी कर सके। ठीक है, मतलब अभी तक जो इससे पहले तक डक्स के अंदर दो तरह के
फंक्शन से बिहेवियर थे बेसिकली तीन तरह के कि डक्स कुड स्विम, डक्स कुड क्वैक एंड डक्स कुड डिस्प्ले देमसेल्व्स ऑन द स्क्रीन। अब मैनेजमेंट चाहती है कि भाई डक्स के अंदर फ्लाइंग बिहेवियर भी ऐड होना चाहिए, डक्स शुड बी एबल टू फ्लाई। सो जो जोई था वो चूंकि प्रोग्रामर है तो और उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी हुई है अच्छी, उसको अच्छा प्रैक्टिस करता है। सो वो कहता है यार मसला कोई नहीं है, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से डिमांड आई कि भाई डक्स को फ्लाई भी करना चाहिए। एंड जोईज रिएक्शन वाज ओह मसला कोई नहीं है भाई, डक्स ने फ्लाई करना है तो कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे जरा आप में से बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि डक्स फ्लाई भी कर सकें, पहले वाला सिनेरियो सर आपके पास मौजूद है, ये वाला सिनेरियो मौजूद है आपके पास, ये वाली स्लाइड जरा देखें सारे। यहां तक क्या था, डक्स क्वैक कर सकती हैं, डक्स स्विम कर सकती हैं, डक्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया जा सकता है। जो डिस्प्ले का फंक्शन है डेफिनेटली इट हैज टू बी केप्ट एज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर चाइल्ड डक को पता है कि उसने स्क्रीन पे अपने आप को डिस्प्ले कैसे करना है। एवरी चाइल्ड डक लुक्स डिफरेंट, सो इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड डक टू डिस्प्ले इटसेल्फ। सो ये बिहेवियर था। अब मैनेजमेंट ने एक नया बिहेवियर डक क्लास के अंदर ऐड करने के लिए किया। अब आप सबको कंपोजिशन भी आती है, आप सबको माशाल्लाह इनहेरिटेंस भी आती है। तो अगर मैं आपसे, अगर ये जोई की जगह आप हो, आपसे कहा जाए कि यार डक्स को अब फ्लाई भी करना चाहिए, तो आपके ख्याल से इस डायग्राम में कहां पे चेंज की जा सकती है? जी बेटा कौन बताएगा आप में से? फिलहाल मतलब एग्जिस्टिंग क्लास, एग्जिस्टिंग ये डायग्राम, ये आप बताइए कि ये जो सामने आपको स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कहां पे चेंज ला सकते हैं? जी बेटा। सर न्यू मेथड ऐड होगा फ्लाई का। शाबाश, वेरी गुड। कहां पे ऐड होना चाहिए? ये डक के अंदर। वेरी गुड। अच्छा नाम नहीं बताया बेटा आपने, आकिब? हु इज दिस? कौन स्टूडेंट है? सर आसिफ। जी बेटा। अच्छा चले, हाँ, जो बच्चा भी बोलना शुरू करे या कोई किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता है, बच्चों चूंकि यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहे होते, तो इट्स बेटर कि आप पहले अपना नाम बता दिया करें और उसके बाद फिर अपना आर्गुमेंट दे दिया करें, तो ये जरा ज्यादा अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। सो बिल्कुल आपने बेटा ठीक बताया कि अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हुए हैं, तो जोई भी चूंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर है, तो जब उसको कहा गया कि भाई डक्स को फ्लाई भी करना चाहिए, तो उसने सोचा कि यार डक्स जो है, डक्स क्वैक कर सकती हैं, डक्स स्विम कर सकती हैं, डिस्प्ले कर सकती हैं, तो डक्स अब उसको फ्लाई भी करवानी है, तो वो क्या करेगा? ये जो फ्लाई वाला बिहेवियर है ये डक क्लास के अंदर ही ऐड कर देगा। ठीक है, डक क्लास के अंदर ही फ्लाई का मेथड ऐड कर देगा। अब उसका फायदा क्या होगा? लाइक इस तरह से, अब उसने क्या किया, डक क्लास के अंदर फ्लाई का मेथड ऐड कर दिया। एंड ही न्यू, क्योंकि उसको पता था कि जो फ्लाई का बिहेवियर है ये सारी चाइल्ड क्लासेस के अंदर कॉमन है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, ये जोई की सोच थी कि चूंकि जो फ्लाइंग बिहेवियर है ये सारी डक्स के अंदर कॉमन है, तो फिर व्हाई नॉट आई शुड कीप दिस मेथड इन द डक क्लास विच इज द बेस क्लास। अच्छा, अब वो यहां पे फ्लाई का मेथड ऐड कर दिया। नाउ द मोमेंट he added this behavior or method into the duck class, every child duck class will inherit this method. हर चाइल्ड क्लास, जिस तरह हर चाइल्ड क्लास क्वैक का बिहेवियर इनहेरिट कर रही है, स्विम इनहेरिट कर रही है, डिस्प्ले, तो सिमिलरली फ्लाई का बिहेवियर भी सारी डक। The moment you add this behavior method in the duck class, every child duck will inherit this behavior. So एक मेथड लिखा, उसको डक क्लास के अंदर मींस बेस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट किया,
once done, now every child class has the ability to fly. क्यों? क्योंकि वो flying behavior किससे inherit कर रही है? Base class से. So एक typical programmer जो है उसके लिए मतलब ये इस तरह यही सोच उसके लिए एक typical सोच होनी चाहिए कि लाइक एक ऐसा बिहेवियर जो सारी चाइल्ड क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करना हो उसकी सोच के मुताबिक, तो उसको बेस क्लास में ऐड कर दें, ठीक है, एंड एवरी चाइल्ड विल इनहेरिट इट, और वो कैपेबिलिटी हर चाइल्ड को मिल जाएगी. फाइन. जोई ने जनाब अपनी अकल और सोच के हिसाब से ये डिजाइन डिसीजन लिया, अपने डिजाइन को चेंज किया, क्लास डिजाइन को चेंज किया, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जो कि थोड़ा सा फनी था. फनी ये हुआ कि जब जोई ने ये फ्लाई वाला जो फीचर था इम्प्लीमेंट कर लिया, और फिर ऑब्वियसली एज यूजुअल आप जब भी कोई नए फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक डेमो देते हैं मैनेजमेंट को. तो मैनेजमेंट को जोई डेमो दे रहा था, और डेमो देते वक्त स्क्रीन के ऊपर एक थोड़ी फनी चीज नजर आई. फनी चीज ये कि अब स्क्रीन के ऊपर लोगों ने देखा, मैनेजमेंट ने देखा, सबने देखा कि जो रबर डक थी वो भी फ्लाई करना शुरू हो गई है. यहां पे मतलब आपको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ 2 डक्स नहीं है, अदर डक टाइप्स भी हैं, मतलब बहुत सारे. और चूंकि ये डक सिमुलेशन गेम है तो इस गेम के अंदर नेचुरल डक्स भी हैं और नॉन नेचुरल डक्स भी हैं. मतलब जैसे रबर डक है, आपने देखा होगा, इवन जो टॉयज भी मिलते हैं डक्स के, तो वो रबर डक, दैट इज अ रबर डक, दैट इज नॉट नेचुरल डक, बट दैट इज स्टिल अ डक, दैट्स अ टॉय डक. एक नॉन अननेचुरल या नॉन नेचुरल डक है. अब स्क्रीन पे क्या हो रहा है जी? स्क्रीन के ऊपर रबर डक भी फ्लाई कर रही है, विच वॉज नॉट नेचुरल. बट चूंकि ये सिमुलेशन गेम है ना, सिमुलेशन गेम के अंदर जो नेचुरल डक्स हैं उनको तो फ्लाई करना चाहिए, लेकिन जो रबर डक है वो रियलिटी के अंदर भी, मतलब असल रियलिटी के अंदर भी वो फ्लाई नहीं करती. तो डेफिनेटली उसको गेम के अंदर भी फ्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सिमुलेशन गेम, इसने रियलिटी को पोर्ट्रे करना है. सो इट वाज, इवन द रबर डक वाज फ्लाइंग. अब जाहिर है ये इट वाज लाइक इट वाज अ ब्लंडर, बट एज वेल एज फनी. मतलब ये थोड़ा सा फनी वाली बात भी हो गई कि भाई रबर डक भी फ्लाई कर रही है, बट फॉर अ प्रोग्रामर इट वाज एम्बैरेसिंग, क्योंकि ही कुड नॉट थिंक, उसको ये चीज समझ नहीं लगी कि जब मैं डक क्लास के अंदर फ्लाई का बिहेवियर ऐड करूंगा तो नीचे जितनी भी डक चाइल्ड क्लासेस होंगी उन सब के अंदर ये बिहेवियर जाएगा. सो जोई उस वक्त नहीं सोच सका कि डक के अंदर फ्लाई बिहेवियर ऐड करने से वो डक क्लासेस भी फ्लाई करना शुरू कर देंगी जो एक्चुअली फ्लाई नहीं कर सकती. और उनमें से एक एग्जांपल किसकी है? ये अननेचुरल, जो नॉन नेचुरल है या जो आर्टिफिशियल डक है, रबर डक, ये भी फ्लाई कर. तो ही कुड नॉट एंटिसिपेट दिस, वो इसको नहीं सोच सका. सो ऑब्वियसली अब इसका मतलब क्या हुआ? अब एक्चुअली जो डक जो जोई है ना, ठीक है, मतलब ये तो आपको समझ लग रही है ना कि भाई जितनी भी नेचुरल डक्स हैं वो तो फ्लाई कर सकती हैं, क्वैक भी कर सकती हैं, स्विम भी कर सकती हैं, एंड दे आर ऑल डिस्प्लेएबल. लेकिन सारी की सारी डक्स, मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, टॉय डक्स हैं, अब उसमें से सर्टेन डक्स होंगी जो फ्लाई नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट दे मस्ट नॉट फ्लाई. बट फिलहाल उस टाइम पे जोई को ये चीज समझने लगी. तो जोई का सिंपल सा, जोई ने जो पिछली जो डिजाइन बनाया, जो अभी हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, दैट वाज एक्चुअली अ गुड एग्जांपल ऑफ रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी तो उसने अचीव की. रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव की? रीयूजेबिलिटी यहां पे अचीव की कि उसने एक फ्लाई का मेथड ऐड किया, फ्लाई का बिहेवियर ऐड किया, उसने एक दफा बनाया और उसको इन सारी क्लासेस के अंदर रीयूज कर लिया. सो अब चूंकि जब आप बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपको सिखाया यही जाता है
कि जो इनहेरिटेंस है दैट्स अ मेथड ऑफ अचीविंग रीयूजेबिलिटी, कि रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस, और दूसरा कौन सा कंपोजिशन है। सो जोई ने सोचा यही था कि भाई मैं रीयूजेबिलिटी अचीव करता हूँ। सर क्वेश्चन है सर जी, आप देखिए अब जो ये अगर ये काम कर रहा है तो सर वो इतनी निटी-ग्रिटीज में तो नहीं ना जाएगा, वो तो रिक्वायरमेंट्स को जो उसको मिली होंगी उसी पे काम करेगा ना, तो उसको उसके अंदर उन्होंने रबर डक तो नहीं दी होगी, क्या दी होगी? तो अगर दी होगी तो वो उसको सोच ही लेगा, जरूरी तो नहीं है कि वो इस तरह चले अंधाधुंधी। हाँ बिल्कुल बेटा, शाबाश, खुशनाम, आई एम हैप्पी कि आप कोई एटलीस्ट बीच में से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। देखो बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना निटी-ग्रिटीज, तो एक चीज याद रखें, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और मैं आपको पहले भी रिपीट, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू मस्ट बी इन अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन डिटेल, थिंकिंग निटी-ग्रिटीज, ये याद रखें। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी ये एक बेसिक उसकी जो स्किल्स है या जो उसका एप्टीट्यूड या बिहेवियर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज थिंकिंग इन डिटेल। और इसका सादा सा मतलब क्या है? निटी-ग्रिटी में सोचना, बहुत बारीकी में सोचना। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अब जोई को इतना डिटेल में या निटी-ग्रिटी में सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अ प्रोग्रामर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट ऑलवेज थिंक इन डिटेल, निटी-ग्रिटीज में सोचना उसका काम है। क्यों? क्योंकि ये एक डक सिमुलेशन गेम है, और जो डक सिमुलेशन गेम है, अभी जोई को पता ही नहीं है कि भाई फ्यूचर के अंदर और कितनी डक्स ऐड हो जाएंगी, नेचुरल कितनी ऐड होंगी, टॉय डक्स या जो नॉन नेचुरल है वो कितनी ऐड होंगी। और डेफिनेटली अगर आप इस को थोड़ा सा फॉलो करें बेटा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जब इस गेम का डेमो हुआ तो उसमें रबर डक फ्लाई कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रबर डक एग्जिस्ट कर रही थी। कैसे एग्जिस्ट कर रही थी? क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें इस क्लास डायग्राम के ऊपर, तो ये दो डक्स, चाइल्ड डक्स तो आपको दिखाई हुई हैं, लेकिन ये सबको नजर आ रहा है जहां पे कर्सर है? ये कर्सर नजर आ रहा है सबको? जी सर, आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई एक बच्चा बोले आप में से, ये जब मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? अदर डक टाइप्स। अदर डक टाइप्स, शाबाश। तो इसका मतलब ये कि इस डायग्राम के अंदर ये दो तो आपको दिखा दी हुई हैं, लेकिन जगह को सेव करने के लिए, चूंकि जगह छोटी है, तो अब आपको बता दिया कि भाई अदर डक टाइप्स भी हैं, मतलब ये दो तो दिखा दी, इसके अलावा भी हैं, और उनके अंदर एक क्या थी? रबर डक भी थी। ठीक है। अब जोई अगेन उसने एज ए टिपिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर सोचा, उसको पता था कि जी अगर एक बिहेवियर बहुत सारी क्लासेस के अंदर कॉमन होगा तो फिर आप उस बिहेवियर को फैक्टर आउट कर लें और बेस क्लास में रख दें। मतलब आप अगर उस बिहेवियर को बेस क्लास में डाल देंगे तो वो सारी क्लासेस जिसके अंदर वो बिहेवियर रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी क्लासेस उस बेस क्लास से उसको इनहेरिट कर लेंगे। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जितनी भी चाइल्ड डक क्लासेस हैं ये ऑलरेडी डक क्लास से इनहेरिट हो रही हैं। तो अब ऑलरेडी ये जितनी चाइल्ड क्लासेस हैं ये इन बिहेवियर्स को इनहेरिट कर रही हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं फ्लाई का बिहेवियर डक क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा, डक क्लास के अंदर इस बिहेवियर को ऐड कर दूंगा, तो नेचुरल सी बात है कि ये सारी चाइल्ड डक क्लासेस इस बिहेवियर को भी इनहेरिट कर लेंगे। सो ओनली बाय चेंजिंग द डक क्लास, सिर्फ ये डक क्लास को चेंज करने से इन सारी क्लासेस के अंदर ये फ्लाइंग एबिलिटी आ जाएगी। लेकिन उसका फिलहाल हुआ ये कि यहाँ पे ये हरकत करने से वो डक्स भी फ्लाई करना शुरू हो गई जिनको फ्लाई नहीं करना चाहिए था। कुछ नाम बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रबर डक आपको पहले दिखाई नहीं हुई थी, बट इट वाज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। सो अब जोई जो है वो समहाउ उस वक्त एंटिसिपेट नहीं कर सका, और इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है ना, जो लोग काम कर रहे होते हैं हर सर्टेन टाइम दे माइट मिस सर्टेन फैक्ट्स, वो किसी चीज को इग्नोर भूल भी सकते हैं। सो सेम हैपेंड विद जोई। और वैसे भी आपको बताया कि अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, ही वाज ए गुड प्रोग्रामर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर।
प्रोग्रामर का टर्म बार बार बोला जा रहा है उसके लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइनर की टर्म नहीं बोली जा रही है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर का सर मैं एक्जेक्टली यही चीज पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर वो उसको प्रोग्रामर कहा जा रहा है तो प्रोग्रामर का तो काम ही नहीं है ना रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसे बस जो कह दिया वो कर देगा। तो अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं होता तो वो ये भी कर देता। दैट्स बिल्कुल ठीक है। अब फिलहाल प्रोग्रामर का लेबल हमने दिया, लेकिन जो डिजाइन को लुक आफ्टर कर रहा है वो भी जो ही कर रहा है। मतलब उसको फिलहाल हमने यहाँ पे केस स्टडी के अंदर जानबूझ के प्रोग्रामर का उसको लेबल बार बार दिया जा रहा है या उसको बार बार प्रोग्रामर कहा जा रहा है कि अब सिर्फ इसलिए कि उसका स्किल एरिया बताने के लिए। अदरवाइज इस गेम का जो डिजाइन है वो जो ही बना रहा है। वो कौन बना रहा है? वो जो ही बना रहा है। लेकिन सिर्फ ये कि उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसको जरा सही मानों में रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोग्रामर बोला जा रहा है कि वो ही इज अ गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर। डिजाइनर वो अच्छा नहीं है, लेकिन समहाउ इस गेम का जो डिजाइन है उसको जो ही देख रहा है। अच्छा, अब जरा देखिए यही बात हम अब यहाँ पे ये जो फ्लाई का फंक्शन है इसने यहां पे डा किया ऑब्वियसली यहां पे। अच्छा, अब ये जो चीज है यहां पे जरा देखिए, डक क्लास को चेंज किया, इसमें फ्लाई का बिहेवियर ऐड कर दिया। अब आप में से जरा मुझे बताएं कि ये काम जब मैं डक क्लास को चेंज कर रहा हूं तो कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल वायलेट कर रहा हूं? आप में से कोई एक बच्चा बताए। याद रखिए, डक क्लास पहले से इंप्लीमेंट हो चुकी हुई है, पहले से उसका कोड मैंने लिख दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें एक नया कोड ऐड कर रहा हूं, मतलब उसमें उसके कोड को चेंज कर रहा हूं डक क्लास के। तो कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल? ओपन क्लोज आएगा। शाबाश, वलीद बोले। जी सर। वेरी गुड। अब देखो क्लियरली इसके अंदर ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। कैसे वायलेट हो रहा है? मतलब भाई मैं पहले से लिखे हुए कोड को चेंज कर रहा हूं। डक क्लास पहले से लिखी हुई है, मेरे पास एक नई रिक्वायरमेंट आई, मैंने क्या किया, रादर देन एडिंग न्यू कोड मैंने एग्जिस्टिंग कोड को चेंज कर दिया। तो इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि मेरा फिलहाल मैंने क्या किया, ओपन क्लोज प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, या जो मेरा प्रोग्राम है इसके अंदर ओपन क्लोज प्रिंसिपल मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। सो पहला डिजाइन प्रिंसिपल तो यहाँ पे वायलेट हो गया, ओपन क्लोज ओसीपी। और अगर ओसीपी वायलेट हो गया तो फिर इसका मतलब क्या है वलीद बेटा? या कोई भी और बच्चा बताना चाहे, अगर ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेट हो गया है तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? हाँ जी, मतलब हमारा जो वो सॉफ्टवेयर है वो रिजिड हो गया, इसमें स्मेल्स आ गई हैं सॉफ्टवेयर फिर सारी की सारी एक के बाद एक। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ओसीपी को वायलेट कर दिया तो सीधी सी बात है, आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सटेंसिबल नहीं रहेगा। और बिल्कुल खुशनाम, वेरी गुड, उसमें रिजिडिटी आ जाएगी। ठीक है, रिजिडिटी आ जाएगी तो ऑब्वियसली डिजाइन स्मेल आ जाएगी। अब हम मतलब रिजिडिटी का मतलब क्या होगा? हमारे सॉफ्टवेयर को चेंज करना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश बेटा। अच्छा, अब ये जो सिनेरियो है इसको देखिए। अब वो सोचता क्या है? वो सोचता ये है कि भाई अब ये जो जोई साहब है ना, ये अब जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर टाइम के साथ साथ या जैसे जैसे प्रॉब्लम नजर आ रही है उसके हिसाब से वो उनको डील करने की सोच रहे हैं। अब जब उसको नजर आया कि भाई रबर डक्स फ्लाई नहीं कर सकती और रबर डक इवन नॉर्मल डक्स की तरह क्वैक भी नहीं कर सकती, तो व्हाट ही थिंक्स कि यार कोई मसला नहीं है, मैं रबर डक के अंदर ये रबर डक आपको क्लास नजर आ रही है, ये सबको बेटा विजिबल तो है ना? ये स्क्रीन सबको विजिबल है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। शाबाश। चले, अब ये जो रबर डक है वो जो ही सोचता है कि अगर रबर डक फ्लाई नहीं कर सकती तो कोई मसला नहीं है, मैं रबर डक के अंदर फ्लाई के मेथड को ओवरराइड कर दूंगा। रबर डक के पास फ्लाई का मेथड कहां से आ रहा है? डक क्लास से आ रहा है। और
जोई अगेन ये आपको पता है कि ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है कि आप चाइल्ड क्लास में बैठे हुए बेस क्लास के किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये काम वो कर रहा है। तो उसने कहा जी अब रबर डक के अंदर फ्लाई मेथड को ओवरराइड करेगा और इसके अंदर वो डिस्प्ले कर देगा कि डक्स कैन नॉट रबर डक कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। अब एटलीस्ट इसका फायदा ये होगा, इस चीज का फायदा ये होगा कि अब रबर डक फ्लाई नहीं कर सकेगी, बल्कि रबर डक अपनी इनएबिलिटी शो कर देगी कि भाई इट्स अ रबर डक एंड इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली जो क्वैक है, ठीक है, मतलब अब आगे चल के वो ये सिनेरियो उसने हल कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। आगे वो सोचता है कि भाई वुडन डक भी तो हो सकती है। अगर वुडन डक है तो वुडन डक ना क्वैक करती है, लकड़ी वाली डक जो है अगेन इट्स अ टॉय डक, नेचुरल डक नहीं है बट स्टिल ये एग्जिस्ट करती है। जो वुडन डक है वो क्वैक नहीं कर सकती, ठीक है, और वो फ्लाई भी नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वो उसको क्वैक को भी ओवरराइड करेगा, फ्लाई को भी ओवरराइड करेगा, रबर डक के अंदर क्वैक को भी ओवरराइड करेगा। रबर डक क्वैक नेचुरल डक्स की तरह नहीं बोल सकती। सो वो ओवरराइडिंग के ऊपर सोचने लग गया, ठीक है। तो बेस क्लास के अंदर वो मेथड्स, वो बिहेवियर जो चाइल्ड क्लास में नहीं चाहिए या डिफरेंट है, उनको चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज कर ओवरराइड कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो काम हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है, फ्लाई मेथड को रबर डक के अंदर ओवरराइड कर रहा है, क्वैक को भी रबर डक के अंदर ओवरराइड कर रहा है। ये काम करने से कौन सा डिजाइन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? अगेन आई रिपीट, ये बेस क्लास है, बेस क्लास का बिहेवियर है कि डक कैन फ्लाई, दैट्स अ बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास। ये बेस क्लास में दिया हुआ है, बेस क्लास कहती है डक्स कैन फ्लाई। अब इसी बेस क्लास की ये चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है रबर डक, और ये चाइल्ड क्लास कह रही है डक कैन नॉट फ्लाई, रबर डक कैन नॉट फ्लाई। जबकि मैं कह रहा हूं कि रबर डक इज अ डक। इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कौन सा है? इनहेरिटेंस का। मैं बोल रहा हूं रबर डक इज अ डक, और फिर अगली बात कह रहा हूं कि रबर डक कैन नॉट फ्लाई, जबकि बेस क्लास कह रही है डक कैन फ्लाई। सो ये जो काम मैं यहां जोई कर रहा है, बेसिकली नॉट मी, जो जोई काम कर रहा है वो अब किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? पहले तो उसने ओसीपी को वायलेट किया, नजर आ रहा है। ये जो ओवरराइड वाला काम कर रहा है, इससे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? जी बेटा, एनीबॉडी? कौन बताएगा? डिपेंडेंट। हाँ जी बेटा, कौन बताएगा? लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सर डिपेंडेंसी। अच्छा, पहले कौन बोले? पहले खुशनाम से पहले कौन बोले? उमर। वेरी गुड। उमर इज राइट। खुशनाम अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो पहले मैं जिस पॉइंट को लेके कह रहा था, या जिस पॉइंट के बेस के ऊपर कह रहा था कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो दैट इज लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता था? लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन ये कहता था कि भाई चाइल्ड क्लास को कभी भी बेस क्लास के बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहिए। बेस क्लास कहती है डक कैन फ्लाई, और चाइल्ड क्लास क्या कह रही है? रबर डक कैन नॉट फ्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चाइल्ड क्लास है, क्लियरली इट इज चेंजिंग द बिहेवियर, मीनिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द बेस क्लास। तो ये यहां पे क्लियरली किस चीज की वायलेशन हो गई? लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई। और आपको लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि अगर लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो लाजमी बात है ओसीपी वायलेट होगा। क्यों ओसीपी वायलेट होगा? क्योंकि लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है, इट इज वन ऑफ द प्राइम एनेबलर्स ऑफ द ओसीपी। मतलब ओसीपी को अचीव करने के लिए
हमें LSP को लाजमन इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या हो गया, फिर OCP LSP वायलेट हो रहा है और अल्टीमेटली क्या होगा, OCP वायलेट होगा। अच्छा, अब रह गया खुशनाम ने जो आर्गुमेंट दिया कि यहाँ पे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल भी वायलेट हो रहा है। अच्छा, अब खुशनाम बेटा आप इधर ही हो? यहीं पे हूँ। हाँ जी बेटा। अच्छा, अब इसमें डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता था? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जब भी दो क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप बनाएं तो हमेशा उस रिलेशनशिप के एक एंड के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अब आप जरा देखिए, रबर डक और डक क्लास को थोड़ा सा फोकस करें, बाकियों को इग्नोर कर दें। तो ये जो रबर डक और रबर डक है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप कौन सा है खुशनाम? इनहेरिटेंस है। शाबाश। अच्छा, अब ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की दोनों एंड्स को देखें। एक तरफ डक है, दूसरी तरफ रबर डक है, ठीक है? क्या इनमें से इस रिलेशनशिप के दोनों एंड्स के ऊपर कंक्रीट क्लासेस हैं खुशनाम? क्या आपकी सर? नो सर। दोनों इस रिलेशनशिप के दोनों एंड्स पे कंक्रीट क्लासेस नहीं है। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरी है कंक्रीट क्लास। तो क्या डिप यहाँ पे वायलेट हो रहा है? नो सर। शाबाश, ठीक है। तो डिप वायलेट नहीं हो रहा। असल में जो ज्यादा विजिबली, जो ज्यादा क्लियरली प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो है LSP, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ठीक हो गया? इतनी बात समझ लग रही है आपको? सो अब यहाँ पे अभी तक जो जोई सोच रहा है या जोई जो कर रहा है, एक्चुअली वो एज ए प्रोग्रामर तो तरीके ढूंढ रहा है, एज ए प्रोग्रामर तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो डिजाइन के हिसाब से, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे डिसीजन नहीं कर रहा। एज ए प्रोग्रामर वो चीजों के सोल्यूशन निकाल रहा है, he is drawing up the solutions, but those solutions are not good। और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि मसला सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डिजाइन कोई सोल्यूशन प्रोड्यूस करना है, बल्कि आपका फोकस और आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि अच्छा सोल्यूशन प्रोड्यूस करना है। तो जोई जो है वो सोल्यूशन तो निकाल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सोल्यूशंस को बहुत अच्छे नहीं है फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव। एज ए प्रोग्रामर जो उसने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो तो चलो उसके हिसाब से लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं उसको यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को यूज करते हुए वो सोल्यूशन निकाल रहा है, बट दोस हिज सीएम आर नॉट वेरी गुड। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिर आपका क्लियरली OCP LSP वायलेट हो रहा है, ठीक है? नाउ अब मसला ये है, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद अब मैनेजमेंट कहती है, मैनेजमेंट की तरफ से जोई को एक कम्युनिकेशन मिलती है या उसको एक नोटिस मिलता है, और उसमें लिखा ये हुआ है कि भाई अब हम अपनी गेम को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे। मतलब हमारी जो डक सिमुलेशन गेम है, इसको हम बार बार इसमें नए नए फीचर्स ऐड करते रहेंगे। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब उसको कुछ ऐसा डिजाइन सोचना पड़ेगा जिसमें चेंजेस को बार बार चेंजेस को करना आसान हो जाए। ये बात समझ लग रही है? अभी तक तो बड़ी स्लो स्पीड में चेंजेस आ रहे थे, लेकिन अब मैनेजमेंट जोई को इन्फॉर्म करती है कि भाई अब चेंजेस हम ज्यादा स्पीड से अपनी गेम में ऐड करते रहेंगे। तो ज़ाहिर जितनी तेजी से गेम्स के अंदर चेंजेस आएंगी तो उतनी तेजी से आपको चेंज करना पड़ेगा, और तेजी से चेंज तभी हो सकता है जब आपके सॉफ्टवेयर का डिजाइन प्रिंसिपल्स के मुताबिक बना होगा। सो अब यहाँ पे उसको ये कम्युनिकेशन आ गई। अब जोई को अपने डिजाइन को इंप्रूव करना है। जोई के लिए अब पॉइंट आ गया
कि वो अपने डिजाइन को इस तरीके से रीफैक्टर करे, इस तरीके से इम्प्रूव करे कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे चेंजेस आएंगी तो वो आसानी से उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर ले। सो फॉर नाउ टुडे, आज तक के लिए हम यहीं पे अपने लेक्चर को ब्रेक लगाएंगे, और जो अभी तक हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं उस स्टेज तक हमने आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली क्विकली मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में अभी तक हमने कितना पढ़ा है या क्या पढ़ा है। वी आर डिस्कसिंग अ डिजाइन केस स्टडी, और ये जो केस स्टडी है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक जो सॉफ्टवेयर बना हुआ सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं उसका डिजाइन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब डिजाइन को चेंज करते वक्त ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड डिजाइन सॉल्यूशंस। अब ये जो डिजाइन सॉल्यूशंस है इसके अंदर जो डिसीजंस हैं वो किस तरह हमारे डिजाइन को खराब कर सकते हैं। तो वी आर जस्ट सेइंग कि जी आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स के बदले में आपका डिजाइन चेंज होता है, और जब जब डिजाइन चेंज होता है तो आपको कोई ना कोई डिजाइन सॉल्यूशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो जोई जो है वो जो डिजाइन सॉल्यूशंस अप्लाई कर रहा है, हर दफा डिजाइन सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद उसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है, कोई ना कोई उसमें डेफिशिएंसी रह जाती है। सो अब चूंकि लास्ट जो हमने चीज देखी, अब कंपनी जोई को क्लियरली बताती है कि भाई सॉफ्टवेयर जो हमारी गेम है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेगी, इसलिए आप अपने सॉफ्टवेयर के डिजाइन को, गेम के डिजाइन को इम्प्रूव करें। सो नाउ जोई को अपने गेम के डिजाइन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी स्लाइड से, इसी पॉइंट से, स्लाइड 18 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। आपने स्लाइड 18 तक अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लेना है। ये जो आपकी स्लाइड्स हैं ये मैंने आपके गूगल क्लासरूम के अंदर रख दी हुई है, दैट इज अंडर द सेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर ये स्लाइड रख दी हुई है, तो आपने स्लाइड नंबर 18 तक जितना हमने आज पढ़ा है उसको हाँ जी, ये बेटा दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप में से ये कॉल को मीटिंग को डिस्कनेक्ट ना किया करें, ठीक है? तो आप सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, सो डोंट डिस्कनेक्ट द मीटिंग, ठीक है? अच्छा चलें, अगर आप लोगों को अभी कोई सवाल नहीं है तो आप इसको पढ़िएगा, इसमें से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिर हम उसको भी आपके क्वेश्चंस को भी कैटर कर लेंगे, ठीक है? हैव अ वेरी गुड डे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी बच्चों। ओके सर।